दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके चैनल में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आगामी पीसीएस 2020 दिन प्रतिदिन करीब आता जा रहा है, तो इसी कड़ी में मैं आपके लिए विभिन्न विषयों पर सारगर्भित टिप्पणी के साथ हमेशा आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका सहयोग और प्यार अगर मुझे मिला तो मैं इसी तरीके से आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देता रहूँगा। तो चलिए आइए समय लॉस न करते हुए आज महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम जो बिल्कुल नवीनतम है उस पे बात करते हैं। तो चलिए इस क्रम में पहला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था 27 नवंबर 2017 को। दूसरा है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एन.के. सिंह को। एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में संघीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 41% है ना। 41% हिस्सा जो है वो राज्यों का हिस्सा है। और 14वें वित्त आयोग में जो है 42% था। तो इस बार जो है 1% कम हो गया है। तो इसी को अगले प्रश्न में, 1 फरवरी 2020 को संसद में प्रस्तुत 15वें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट में किस वर्ष के लिए अनुशंसाएं हैं? तो वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 के लिए अनुशंसाएं की गई हैं। अगला है, 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों की हिस्सेदारी में हो रही कटौती जो कि 1% है, किस राज्य के हिस्से के लगभग बराबर है? अब आपको लग रहा होगा कि 1% कितना होता है, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन एक बड़े अमाउंट के लिए 1% भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो 1% की जो कटौती हुई है वो जम्मू कश्मीर के टोटल हिस्सेदारी के बराबर है ना। 1% का कटौती यानी बहुत ज़्यादा होता है। तो 14वें वित्त आयोग में जो है 42% था, लेकिन इस बार घटाया गया है। हालांकि बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है तो इसमें हर राज्य जो है अपने तरफ से ही संसाधनों का बेहतर यूज करने में लगा हुआ है और आर्थिक गतिविधियाँ पूरी तरीके से डल रही हैं। तो अगर केंद्र सरकार जो है राज्यों को मदद नहीं करेगा तो जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो और भी ज़्यादा चौपट होने लगेंगे। उसके बाद आइए अगला देखते हैं। 15वें वित्त आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 2018-2019 में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त कर राजस्व जीडीपी के कितने प्रतिशत था? तो 17.5% था, है ना। 17.5% था। उसके बाद 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020 और 21 के लिए अनुदान के रूप में 90,000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है, जो अनुमानित विभाजन योग्य राजस्व राज्यों के हिस्सा के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 4.31% के बराबर है। ठीक है। 15वें वित्त आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करना है? तो 30 अक्टूबर तक प्रस्तुत करना है। यानी 2020 की जो अनुशंसाएं हैं यानी 30 अक्टूबर 2020 तक जो है पेश करना है, जिसमें जो है 2021 और 2026 के अनुशंसाएं सम्मिलित होंगी। केंद्रीय बजट 2020-2021 में राजकोषीय घाटा अनुमानित है जीडीपी का 3.5%, ठीक है ना। जीडीपी का 3.5%, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये जीडीपी का 3.5% जो है अनुमानित है। उसके बाद बजट अनुमान 2020-2021 में राजस्व घाटा अनुमानित है जीडीपी का 2.7%। बजट अनुमान 2020-2021 में प्राथमिक एवं प्रभावी राजस्व घाटा अनुमानित है क्रमशः 0.4 और 1.8%, है ना। 0.4 और 1.8%। बजट अनुमान 2020-2021 में आय प्राप्ति के सबसे बड़े स्रोत कौन कौन से हैं? तो आय के सबसे बड़े स्रोत जो निकल के सामने आ रहे हैं वो जो है उधार और अन्य देयताएँ 20% है, निगम कर 18% है, वस्तु और सेवा कर 18%, आयकर 17%, कर भिन्न राजस्व जो है 10%। तो सबसे ज़्यादा किसका है? उधार और अन्य देयताएँ, ठीक है ना। उधार और अन्य देयताएँ से जो है सबसे ज़्यादा जो है सरकार को लाभ मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद बजट अनुमान
2020-2021 में व्यय के सबसे बड़े घटक कौन हैं? तो व्यय के सबसे बड़े घटक हैं करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो कि 20% है, ब्याज अदायगी 18% है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 13% है, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 10% है। ठीक है। अगला है बजट अनुमान 2020-2021 में कुल सब्सिडी व्यय प्रस्तावित है। तो कुल व्यय जो है सकल व्यय का लगभग 8.62% अनुमानित है, जो कि होता है 26,02,108.76 करोड़ रुपए। ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले पे, कुल सब्सिडी का सबसे अधिक व्यय कहाँ होता है? खाद्य मद में, है ना। खाद्य मद में जो है सबसे ज़्यादा व्यय होता है। और सही बात है, भारत सरकार जिस तरीके से कोरोना काल में बिल्कुल फ्री में अनाज उपलब्ध करा रही है, तो उसमें तो व्यय होगा ही। बजट अनुमान 2020-2021 के सकल बजटीय व्यय में ब्याज अदायगी का हिस्सा कितना है? 18%। बजट अनुमान 2020-2021 में कर जीडीपी का अनुपात अनुमानित है कितना? 10.77%। केंद्रीय बजट 2020-2021 में प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात एवं अप्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात का क्या है? क्रमशः 5.9% और 4.9% है। केंद्रीय बजट 2020-2021 में सबसे अधिक व्यय किस योजना पर किया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर किया जा रहा है, जिसमें 75,000 करोड़ रुपए जो है सरकार व्यय कर रही है। ये इम्पॉर्टेंट है ना। ये इम्पॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, और आरओ एआरओ में भी आ सकता है ये। केंद्रीय बजट 2020-2021 में बजट के 3 प्रमुख घटक क्या हैं? आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास एवं जिम्मेदार समाज, ये इसके घटक हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2020-2021 हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया था? तो 30,42,230 करोड़ का बजट पेश किया गया था, है ना। बजट अनुमान 2020-2021 के अनुसार कुल प्राप्तियों में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का अंश क्रमशः कितने प्रतिशत है? जो 66.43% है और 33.57% है क्रमशः। बजट अनुमान 2020-2021 के अनुसार कुल व्यय में राजस्व एवं पूंजी खाते पर क्रमशः कितने प्रतिशत व्यय अनुमानित है? तो क्रमशः 86.46% एवं 13.54% है। वर्ष 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता कितने मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 108 मिलियन टन। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखेगा कि वर्ष 2025 तक जो है दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता कितने मिलियन टन करने का लक्ष्य है? तो 108 मिलियन, क्योंकि बीईओ में आया था कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है कब तक प्राप्त होगी और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है। तो लक्ष्य वाले प्रश्न भी आजकल आ रहे हैं, तो याद रखिएगा ये 108 मिलियन टन। किस वर्ष तक भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु की सबसे बड़ी आबादी होगी? वर्ष 2030 तक। वर्ष 2030 तक हमारे पास नौजवान ही नौजवान होंगे, है ना। बस ये है कि उन्हें कार्यशील बनाना है, उन्हें कौशल युक्त बनाना है ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो किस वर्ष तक भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु की सबसे बड़ी आबादी होगी? तो वर्ष 2030 तक। बजट 2020-2021 में शिक्षा क्षेत्र तथा कौशल विकास हेतु क्रमशः कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है? 99,300 करोड़ रुपए तथा 3,000 करोड़ रुपए क्रमशः। राज्यों के सहयोग से PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में कितने शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना है? 5 नए शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना है। ठीक है ना। अभी योजना ही चल रहा है, अभी तक ऐसा कुछ कोई स्मार्ट शहर सामने नहीं आया। बात तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है लेकिन अभी तक नहीं आया। बड़ी उत्सुकता है हम सब लोगों के मन में कि कोई स्मार्ट शहर हम लोगों के सामने आए ताकि उसका एक कल्पना जो है साकार हो सके। उच्चतर निर्यात ऋण हासिल करने हेतु किस नई योजना का शुभारंभ किया जा रहा है? निर्विक योजना का। उच्चतर निर्यात ऋण हासिल करने हेतु, उच्चतर निर्यात ऋण, अगर आपको कोई चीज़ बाहर भेजना है और ऋण हासिल करना है तो इसके लिए आपको निर्विक योजना के थ्रू गुजरना होगा। ठीक है। इसके बाद जो है आइए अगला देखते हैं। केंद्र सरकार
द्वारा अगले 5 वर्षों में, केंद्र सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे पर निवेश हेतु प्रारंभ की गई राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन हेतु कितने करोड़ रुपए का निवेश किए जाएंगे? तो 103 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश किए जाएंगे। बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार कुल कितने किलोमीटर लंबाई की रेल लाइनों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो 27,000 किलोमीटर रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। वर्ष 2020-2021 में परिवहन अवसंरचना हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है? तो 1.7 लाख करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। वर्ष 2020-2021 हेतु विद्युत और नवीकरण ऊर्जा हेतु लगभग कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव है? तो 22,000 करोड़ रुपए नवीकरण और विद्युत ऊर्जा के लिए निवेश के लिए रखे गए हैं। स्थानिक संग्रहालय सहित प्रतिमान स्थलों के रूप में 5 पुरातत्व स्थलों का विकास किया जाएगा। ये 5 पुरातत्व स्थल कौन है? राखीगढ़ी हरियाणा में है, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में है, शिवसागर असम में है, धौलावीरा गुजरात में है और आपका अदीचनल्लूर तमिलनाडु में है। ठीक है ना। उसके बाद कोलकाता में भारतीय संग्रहालय का पुनरुद्धार करते हुए मुद्रा शास्त्र और व्यापार पर एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, पुराना टकसाल भवन कलकत्ता में। ठीक है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। बजट 2020-2021 में संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में कौन सा संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय विरासत और संरक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। किसके लिए? संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में कौन सा संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय विरासत और संरक्षण संस्थान। बजट 2020-2021 में किन 5 वस्तुओं को राज्य के आभूषण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो बीमारी से मुक्ति, धन, उत्पादन, खुशहाली और सुरक्षा। बजट अनुमान 2020-21 में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के समग्र विकास हेतु क्रमशः कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 30,757 करोड़ रुपए और लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता के लिए जमा राशि का बीमा दायरा जो वर्तमान में 1 लाख रुपए था उसे बढ़ाकर प्रति जमाकर्ता कितने लाख रुपए करने का प्रावधान किया गया है? तो 5 लाख रुपए करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2019-2020 के अनुसार वैश्विक उत्पादन दर वर्ष 2018 और 2019 के लिए कितनी थी? तो क्रमशः 3.6% यानी 2018 में 3.6% था और 2019 में घट करके 2.9% आ गया। आर्थिक समीक्षा 2019-2020 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2019-2020 में कितनी थी? 5% प्रथम अग्रिम अनुमान था। ठीक है ना। अब आइए इसके बाद दूसरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 2019-2020 और में भारतीय अर्थव्यवस्था का जीवीए वृद्धि दर अनुमानित है क्रमशः 6.6% और 4.9%। ठीक है, गुड, ये हो गया हमारा। अब आर्थिक समीक्षा 2019-2020 के अनुसार शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य वर्ष 2017-2018 में कौन है? तो गोवा है ना, गोवा है आपका, फिर सिक्किम है और हरियाणा। इसका मतलब ये है कि गोवा, सिक्किम और हरियाणा जो है काफ़ी मालदार स्टेट हैं, है ना, काफ़ी मालदार स्टेट हैं। आर्थिक समीक्षा 2019-2020 के अनुसार वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी के संदर्भ में विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में 5वां स्थान है भारत का। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत जो है 5वां स्थान रखता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कब तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है? तो 2025 तक जो है आपका $5 ट्रिलियन बनाने की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। आर्थिक समीक्षा 2019-2020 के अनुसार वर्ष 2018-2019 में कितने मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन हुआ? तो 285 मिलियन टन। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 285 मिलियन टन जो है खाद्यान्न उत्पादन हुआ।
आर्थिक समीक्षा 2019-2020 के अनुसार वर्ष 2018-2019 में खाद्यान्न उत्पादकता कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी? तो 2299 यानी 2300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। 10 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 461.2 बिलियन डॉलर था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन व्यवस्था के तहत 68,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग के साथ विश्व में रेल नेटवर्क के क्रम में किस स्थान पर है? तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क भारत का बन गया है। दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो प्रथम स्थान पे है। ये भी आया था आपके BEO वाले एग्ज़ाम में। तो ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे और फिर इसका रिवीजन कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको एग्ज़ाम में परेशानी नहीं होने वाली है। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता के अन्ना है 394 ग्राम प्रति व्यक्ति जो है दूध उपलब्धता है। वैश्विक स्तर पर जापान को पछाड़ते हुए 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में किस स्थान पर है? तो द्वितीय स्थान पर है आपका। किसमें? कच्चे इस्पात के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 2018-19 के 7.5% से कम होकर 19-20 में कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो 6.9% प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार आ गई है। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार वर्ष 2018 में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो विश्व में भैया 8वां स्थान था। सितंबर 2019 तक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में अंतिम भारत में प्रति व्यक्ति केवल दाल उपलब्धता कितनी थी? 47.9 ग्राम प्रतिदिन की उपलब्धता थी। ठीक है। उसके बाद वर्ष 2019-20 में अप्रैल से सितंबर में मूल्य के हिसाब से निर्यात अंश में 13.9% हिस्से के साथ सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? तो वो है कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है, कोयला सहित कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद कोयला सहित। वर्ष 2019-20 में अप्रैल सितंबर के आयात अंश में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? देखिए 2019-20 में सबसे ज़्यादा आयात जो चीज़ें हुई उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? पेट्रोल का है भैया, है ना। पेट्रोल और तेल स्नेहक है ना 20.4%। वर्ष 2019-20 में भारत के निर्यात में मूल्य के अर्थ में सर्वाधिक योगदान देने वाले देश कौन कौन से हैं? है ना। भारत के निर्यात में यानी भारत ने निर्यात किया संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चाइना, हांगकांग और सिंगापुर। सबसे ज़्यादा हम जो है अपनी चीज़ें अमेरिका को देते हैं, फिर उसके बाद UAE को, फिर चाइना को, फिर हांगकांग और उसके बाद सिंगापुर। वर्ष 19-20 में भारत के आयातों में कुल आयातित मूल्य के हिसाब से शीर्ष देश कौन सा है? क्रमशः चीन। क्या बात है, चीन से हम कितना ज़्यादा चीज़ें आयात करते हैं। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। अब सोच लीजिए चाइना से 14.5% है और संयुक्त राज्य अमेरिका से 7.8%, यानी चाइना से आधा चीज़ें हम लोग जो है आयात करते हैं। वजह भी है क्योंकि अमेरिका की चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं, जो भारतीय लोगों के परचेजिंग पैरिटी जो है नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, इनकी पैरिटी ही कम है। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात हो गया 6%, सऊदी अरब 5.6% और इराक 4.7%। वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है। इससे बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं भैया? तो क्रमशः USA, चीन, जापान और जर्मनी। जैसे USA का लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर है और चाइना का 14 ट्रिलियन डॉलर है। फिर जापान का जो है लगभग 9 ट्रिलियन डॉलर है और जर्मनी का भी जो है 6 के करीब है और भारत का 3 ट्रिलियन डॉलर है अभी। दिसंबर 2019 में जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट 2019 के अनुसार वर्ष 2019 एवं 20 में भारत के विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो क्रमशः 5.1% और 6.5% अनुमानित किया गया है। जनवरी 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस के अनुसार वर्ष 2019, 20, 21, 22 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई थी?
5%, 5.8%, 6.1% और 6.1%, यानी ग्रोथ दिखाया गया था। लेकिन ऐसा कोरोना काल में कहाँ हो पाया। ये सारी जो इंस्पेक्शंस हैं ये कोरोना के पहले की हैं, लेकिन कोरोना ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया पूरे विश्व को। 10 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति जारी की है। इस कार्यनीति में किन वर्षों का उल्लेख है, तो 2019 से 2024 तक का उल्लेख किया गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में अपनी श्रृंखला के किस क्रम की रिपोर्ट है, तो 16वीं है। ये भी पूछ सकता है कि कितनी कौन सी रिपोर्ट आई है, तो 16वीं रिपोर्ट आई है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2 वर्ष पर देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी की जाती है। तो 16वां रिपोर्ट आ गया है आपका, ठीक है। अब 21 में आएगा 17वां। ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वनावरण है 71.22 मिलियन हेक्टेयर, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67%, ठीक है। ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण है 9.50 मिलियन हेक्टेयर और कुल भौगोलिक क्षेत्र है 2.89% जो है इसका है। ISFR 2019 के अनुसार कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है, 80.73 मिलियन हेक्टेयर और कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है 24.56% है। इसके बाद आइए दूसरा देखते हैं। ISFR 2017 की तुलना में ISFR 2019 में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ISFR 2017 की तुलना में ISFR 2010 में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है, 2019 में, ये 2010 नहीं 2019 में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र की वृद्धि है, तो 0.56% की वृद्धि हुई है। 2 साल में 0.56%, 1% भी नहीं, आधा % है। ISFR 2017 की तुलना में ISFR 2019 में पहाड़ी और जनजातीय जिलों में वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की गई है, तो क्रमशः 544 वर्ग किलोमीटर और 1181 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की गई है। ISFR 2019 के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों में जो देश के कुल वनावरण में लगभग 1/4 का योगदान करते हैं, ISFR 2017 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर के वनावरण की कमी दर्ज की गई है, तो 765 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। ISFR 2017 की तुलना में ISFR 2019 में देश में मैंग्रोव आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हम लोगों ने मैंग्रोव वनों में कर लिया है, क्योंकि मैंग्रोव वन जो है खारे पानी में पाया जाता है, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, जो सुनामी वगैरह आने पे जो है काफ़ी ये उसके प्रवाह को रोकते हैं। ये 2004 में जब सुनामी आई थी तो जो मैंग्रोव आवरण था ये सुर्खियों में आया था उस टाइम। तो ISFR 2019 में भारतीय वनों एवं वनों के बाहर के वृक्षों का वृद्धिमान स्टॉक कितने मिलियन घन मीटर आकलित किया गया है, तो 5,915.76 मिलियन घन मीटर जो है का आकलित किया गया है। ISFR 2019 में 17 राज्य संघीय क्षेत्र में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक भाग वनाच्छादित है, जबकि इनमें से कितने राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्र को 70% से अधिक भूभाग वनाच्छादित हैं, तो 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 70% से अधिक भूभाग जो है वनाच्छादित हैं। अब आप गूगल करिए कि वो 8 राज्य कौन हैं जहाँ पे 70% से ज़्यादा अधिक भूभाग जो है वनाच्छादित है। योजना आयोग के द्वारा मानदंडों के अनुसार देश में कुल कितने पहाड़ी जिले हैं, 140 पहाड़ी जिले हैं जो कि 16 राज्यों और संघीय क्षेत्रों में फैले हुए हैं, ठीक है। अच्छा योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार देश में कुल कितने पहाड़ी जिले हैं, तो 140 पहाड़ी जिले हैं। अच्छा, योजना आयोग के द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार समुद्र तल से 500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले तालुका पहाड़ी श्रेणी में आते हैं, है ना। 500 मीटर से अधिक ऊंचा होगा तभी जो है वो पहाड़ी में आएगा, तथा किसी जिले में ऐसे तालुकाओं का कुल क्षेत्रफल जिले के क्षेत्रफल के आधे से अधिक होने पर वह पहाड़ी जिला कहलाता है। तो पहाड़ी जिले का मतलब है कि कुल क्षेत्रफल जिले के क्षेत्रफल के आधे से अधिक होना चाहिए, है ना। जो भी पहाड़ी जिला है, पहाड़ी जिला तभी कहलाएगा, पहाड़ी जिला तब कहलाएगा जब वह मैदानी क्षेत्रफल का आधे से अधिक हो। ISFR 2019 के अनुसार देश के पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण कितना है,
तो 2,84,006 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इन जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल का 40.30%। ठीक है, उसके बाद आ जाइए बच्चा, भारत सरकार के एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के तहत देश कितने जिलों को जनजातीय जिले की श्रेणी में रखा गया है? तो 218 जिले जो कि 27 राज्यों संघीय क्षेत्रों के हैं उनको रखा गया है। 218 जिले जो है जनजातीय जिले हैं। ISFR 2019 के अनुसार जनजातीय जिलों में कुल वनावरण कितना है? तो 42,23,051 वर्ग किलोमीटर। इन जिलों में भौगोलिक क्षेत्रफल जो है, इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.54% जो है वन आवरण से ढका हुआ है। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके बाद अब आते हैं हाँ, ISFR 2019 के अनुसार राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। तो इसे याद रखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, है ना। बिल्कुल भारत के बीचों बीच वाला जो राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। उसके बाद आप जो है महाराष्ट्र के बाएं खिसक जाइए तो ये आ गया महाराष्ट्र। अरे मध्य प्रदेश के बाएं खिसक जाइए तो आ जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद जो है आप मध्य प्रदेश के नीचे चले जाइए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ISFR 2019 के अनुसार राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम अभिलिखित वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं? गोवा, न्यूनतम अभिलिखित वन क्षेत्र क्रमशः गोवा, हरियाणा, पंजाब, मिजोरम और सिक्किम। ठीक है, ये जो है बिल्कुल कम वनावरण है यहाँ पे। ISFR 2019 के अनुसार राज्यों संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। ISFR 2019 के अनुसार राज्यों संघीय क्षेत्रों के में भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अभिलिखित वन क्षेत्र वाले राज्य हैं लक्षद्वीप, पुदुचेरी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और उत्तर प्रदेश हैं। ठीक है। ISFR 2019 में ISFR 2017 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक किलोमीटर कमी वाला राज्य, सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन है? मणिपुर है। और ISFR 2019-2017 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, उसके ऊपर वाला कर्नाटक। ISFR 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन से हैं? वह सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं? वही जो बताया, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है। ISFR 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले संघीय क्षेत्र कौन है? जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, दादरा एवं नागर हवेली और दिल्ली। ठीक है। ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से हैं? सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य कौन कौन से हैं? क्रमशः लक्षद्वीप आ जाएगा, फिर प्रतिशतता में आएंगे तो लक्षद्वीप है 90.33%। फिर आपका आ गया मिजोरम। मिजोरम की सीमाएं जो है बांग्लादेश और म्यांमार से लगती हैं। मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश और सबसे उसके बाद मेघालय। आइए आगे। ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ISFR 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम और बिहार। ISFR 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्य हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। अब इसके बाद आ जाइए, अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो ज़्यादा आपको अच्छे से विजिबल होगा, है ना। ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, जो सुंदरबन है वो पूरी तरीके से मैंग्रोव से ही तो आच्छादित है, 2112 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद गुजरात आ जाइए, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और आंध्र प्रदेश है।
ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है? तो कुल वनावरण जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है, जो कि कम है ना, कम है। 33% होना चाहिए, जो कि 6.15% है। 14,805.65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? तो क्रमशः सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्र वाले ज़िले कौन कौन से हैं? संत रविदास नगर और मऊ और मैनपुरी। ये जो है 2019 के ISFR रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले ज़िले हैं। जुलाई 2020 में कृषि पणियों एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में विकल्प अनुबंधों की शुरुआत करने वाला देश का पहला एक्सचेंज कौन सा है? NCDEX या NCDEX है ना। जुलाई 2020 में किस मंत्रालय द्वारा निवेश मंजूरी सेल की स्थापना की घोषणा की गई? निवेश मंजूरी सेल की स्थापना घोषणा की गई तो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ना, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा। आवर्ती भुगतान रिकरिंग पेमेंट है तो UPI ऑटो पे सुविधा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा। वर्ष जून 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 के अंत में भारत के विदेशी ऋण में बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय ऋणों का योगदान कितना है? क्रमशः $60 बिलियन और $27.2 बिलियन जो है द्विपक्षीय और $60 बिलियन जो है बहुपक्षीय। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमांत अस्थायी सुविधा MSF के तहत बैंकों के वर्धित उधार सीमा को किस तिथि तक लागू रखने का निर्णय लिया है? तो 30 सितंबर 2020 तक। गूगल द्वारा अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में कुल 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किस फंड के तहत किया जाएगा? तो गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के द्वारा। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो रोजर फेडरर हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कितने क्षेत्रों में ढांचागत सुधार हेतु प्रमुख घोषणाएं की गई हैं? तो 8 क्षेत्रों में की गई हैं 16 मई 2000 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मनरेगा के लिए आवंटन में कितने हजार करोड़ की वृद्धि की गई है? तो 40,000 करोड़ की वृद्धि की गई है, क्योंकि कोरोना काल में अगर इकोनॉमी को रन कराना है तो आपको जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, उनके हाथ में तो पैसा देना ही होगा आपको, तभी इकोनॉमी रन कर पाएगी। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत रक्षा विनिर्माण में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है? तो 74% FDI करने का निर्णय लिया गया है। किसमें FDI की सीमा? रक्षा विनिर्माण में FDI की सीमा 49 से बढ़ा के कितना 74% करने का प्रावधान किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन तक होने का अनुमान है? तो 295.67 मिलियन टन होने का अनुमान है। फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर किसको मिला है? तो मुकेश अंबानी जी को मिला है। उसके बाद अप्रैल 2020 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में 2020-2021 में कितने करोड़ टन का अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 29 करोड़ 83 लाख टन उत्पादन के अनाज का लक्ष्य रखा गया है। जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत आकलित की गई है? तो 4.5% यानी 4.5% जो है आकी गई है, और वैश्विक विकास दर जो है वो 4.9% आकी गई है। अप्रैल 2020 में विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की GDP वित्त वर्ष 2020-2021 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 1.5 से 2.5%, या कितना कम है, बहुत ज़्यादा कम है, 1.5 से 2.8% रखने का अनुमान है।
रहने का अनुमान है। अप्रैल 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ने के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर का सहयोग पैकेज देने का आश्वासन दिया है? तो 2.2 बिलियन डॉलर का, है ना। 2.2 बिलियन डॉलर देने का प्रस्ताव रखा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट एशिया और प्रशांत की आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार संवहनी अर्थव्यवस्थाओं की ओर के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के दौरान भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? जो 4.8% रहने का अनुमान है। अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2020 के अनुसार इस वर्ष की सूची में विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति का खिताब किसे मिला है? जेफ बेजोस, अमेजन के मालिक जो हैं, अमेजन के जो प्रमुख हैं जेफ बेजोस, उनको मिला है। बिल गेट्स हट गए हैं इस बार, यानी प्रथम स्थान से हट गए। एशियाई बैंक विकास बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक विकास परिदृश्य 2020 में वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4% रहने का अनुमान है। ये एडीबी की रिपोर्ट है ना, भारत में एशियाई विकास बैंक है ना। 30 मार्च 2020 को एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारतीय ढांचागत क्षेत्र में कितने करोड़ डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो 10 करोड़ डॉलर, लगभग 100 मिलियन डॉलर, है ना, के निवेश की घोषणा की है। जनवरी 2020 में जारी वर्ष 2019-20 के राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर एवं वर्तमान कीमतों पर सर्वाधिक ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही? तो एचडीएफसी रही। लगातार 6 वर्षों से शीर्ष पे आपका एचडीएफसी बैंक है ना। मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही? एचडीएफसी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट दिशा निर्देश के अनुसार लघु वित्त बैंक खोलने हेतु कम से कम कितने करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए? तो 200 करोड़ रुपए की पूंजी होगी, तब जाके जो है आप लघु वित्त बैंक खोल सकते हैं। रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता ऋण के मामले में बैंकों के लिए आवश्यक जोखिम भार को 125% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 100% कर दिया है। वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना की विशेषता क्या है? पहली बार डिजिटल और पेपर रहित जनगणना होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे निर्यातकों के लिए ऋण स्वीकृति सीमा 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है? 40 करोड़ रुपए, ठीक है ना। 25 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए कर दिए। हुरून इंडिया रीच लिस्ट 2019 की सूची में शीर्ष पर कौन भारतीय उद्योगपति हैं? मुकेश अंबानी, जो लगातार 8वें वर्ष से जो है अपना पोजीशन बनाए हुए हैं। कनाडा की थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 के अनुसार शीर्ष देश कौन से हैं? हांगकांग, ठीक है ना। हांगकांग जो है 2019 में जो है शीर्ष स्थान पर रहा है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, है ना। भारत जो है 79वां स्थान पे था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB से स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण का पहला ऋण प्राप्तकर्ता देश कौन होगा? तो पहला होगा भारत। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट का मुख्य विषय क्या है? मेरी इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट माय विल, ठीक है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट का मुख्य थीम क्या है? मेरी इच्छा के विरुद्ध। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या के अनुसार कोष जनसंख्या के अनुसार जुलाई 2020 तक विश्व की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 7,795 मिलियन, है ना। 7,795 मिलियन हो गई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2015 से 20 के मध्य वैश्विक आबादी बढ़ी है कितना? 1.1% की औसत वार्षिक दर से बढ़ी है। 1.1% की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वैश्विक स्तर पर वर्ष 2019 में 72 वर्ष था, जो बढ़कर कितना हो गया है? 1 साल बढ़ गया है और हो गया है 73 वर्ष, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2019 में
1368.7 मिलियन 1.3 अरब थी, जो बढ़कर 2020 में कितना हो गया है 1380 मिलियन, है ना। 1368 से बढ़ के कितना हो गया है 80 मिलियन, यानी 68,270 और 80 लगभग 12 मिलियन का इजाफा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र आइए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2015-20 के मध्य भारत की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है 1% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 2019 में 69 वर्ष थी, जो अब बढ़ के कितना हो गई है 70 वर्ष, 1 वर्ष का इजाफा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में प्रजनन दर कितना था 2.2 प्रति महिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 2.2 प्रति महिला है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक प्रजनन दर कितना है 2.4 प्रति महिला। भारत में 2.2 है और जो वैश्विक प्रजनन दर है वो 2.4 प्रति महिला है। मई 2020 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2020 SRS बुलेटिन 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। सबसे ज़्यादा बाल मृत्यु दर जो है ये हुआ कहाँ? मध्य प्रदेश में, है ना। SRS बुलेटिन 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर कहाँ हुआ? नागालैंड में, फिर मिजोरम में, फिर गोवा, सिक्किम और केरल में। ठीक है। SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में शीर्ष जन्म दर वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? शीर्ष जन्म दर, सबसे ज़्यादा जन्म दर कहाँ है? बिहार में 26.2, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार यूपी तो आगे होते ही हैं, इसमें बिहार बाजी मार ले गया भैया, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। ठीक है। SRS बुलेटिन 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में न्यूनतम जन्म दर वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा और चंडीगढ़। ठीक है। SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में शीर्ष मृत्यु दर वाले 5 राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश और केरल। ठीक है। SRS बुलेटिन 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में न्यूनतम मृत्यु दर वाले 5 राज्य कौन से हैं? दिल्ली, नागालैंड, दादर नगर हवेली, मिजोरम और चंडीगढ़। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर IMR वर्ष 2017 में 33 की तुलना में 1 अंक की गिरावट के साथ वर्ष 2018 में कितनी हो गई? 32। और ये जो है जो रिपोर्ट बता रही है ये SRS बुलेटिन 2020 की रिपोर्ट है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी हम जो है पहले पार्ट को कवर किए हैं आर्थिकी घटनाक्रम को, इसका दूसरा पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे। बस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये जो हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं क्या आप इससे लाभान्वित हो पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपने चैनल को अपना जान करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे जोश और जुनून को बरकरार रखेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।